लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका की आपदा प्रबंधन व्यवस्था, जिसे लोग अपनी सबसे मुश्किल घड़ी में आखिरी उम्मीद मानते हैं, अब खुद संकट में है। लेख की शुरुआत टेक्सास के हिल कंट्री इलाके में आई भारी बाढ़ से होती है, जिसमें 28 बच्चों समेत 81 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 4 घंटे में उतनी बारिश हुई जितनी बारिश 4 महीने में होती है, जिससे सड़कों, गाड़ियों, इलाकों और बच्चों के समर कैंप तक डूब गए। लेख साफ करता है, ये कोई पहली घटना नहीं है। जलवायु परिवर्तन अब तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं को पहले से कहीं ज्यादा तेज, अनिश्चित और खतरनाक बना रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी पर पूरा देश भरोसा करता है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। स्टाफ कम हो रहा है, ट्रेनिंग रुकी हुई है और फैसले लेने वाले कर्मचारी डरे हुए हैं। लेख बताता है कि FEMA में 20% से ज्यादा स्थायी कर्मचारी जा चुके हैं। अस्थायी कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं और नए लोगों की भर्ती बंद है। जिन लोगों को जमीन पर काम करने की ट्रेनिंग मिलती है, उन्हें महीनों से कक्षाओं से बाहर कर दिया गया है। और इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 2025 के तूफान सीजन के बाद से FEMA को बंद करने की योजना बना रहे हैं और आपदा राहत की जिम्मेदारी राज्यों पर डालना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि राज्य सरकारें इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके पास ना तो पैसे हैं, ना स्टाफ और ना ही बुनियादी ढांचा। लेख कहता है, ये कोई सोच समझकर किया गया सुधार नहीं है, बल्कि एक तरह की गंभीर लापरवाही है जो पूरे सिस्टम को टूटने की तरफ धकेल रही है। आज जब तूफान या बाढ़ तेजी से आती है, तो बचाव और राहत का समय बेहद सीमित रह गया है। और ऐसे में अगर फेडरल एजेंसियां पीछे हटती हैं, तो इसका मतलब होगा ज्यादा जाने जाना, ज्यादा नुकसान और ज्यादा असहाय लोग। लेख का संदेश साफ है, ये समय फेडरल सिस्टम को कमजोर करने का नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का है। पैसा बचाने के नाम पर राहत व्यवस्था से पीछे हटना एक बड़ा जोखिम है और अगली आपदा बहुत दूर नहीं है। हमें उसके लिए अभी से तैयार रहना होगा। द गार्जियन में छपे संपादकीय में साफ कहा गया है कि आज BBC एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी है। उसका भविष्य अब न सिर्फ पैसों के मसले से जुड़ा है, बल्कि ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है, क्या अब BBC अब भी एक आजाद और भरोसेमंद संस्था बनी रह पाएगी या नहीं। लेख की शुरुआत अमेरिका से होती है, जहां BBC ने फैसला लिया है कि अब वहां लोग अगर पूरी खबरें पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें पैसे देने होंगे। गार्जियन पूछता है, जब विदेशों में BBC सभी के लिए नहीं रही, तो क्या वो दिन दूर है जब ब्रिटेन में भी ऐसा हो जाएगा? क्योंकि 2027 में BBC का चार्टर दोबारा लिखा जाएगा और उससे पहले तय करना होगा कि उसका फंडिंग मॉडल क्या हो। क्या अब भी हर घर से लाइसेंस फीस ली जाएगी या फिर सब्सक्रिप्शन और विज्ञापन का रास्ता अपनाया जाएगा? लेख साफ कहता है, अगर BBC विज्ञापन के पीछे भागेगी या सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल अपनाएगी, तो फिर हर किसी के लिए नहीं रह जाएगी। खासकर वो लोग जो पहले से ही समाज के हाशिए पर हैं, जैसे दूर दराज के लोग, बुजुर्ग या वो जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं। वो BBC से कट जाएंगे और तब ये सवाल नहीं रह जाएगा कि BBC जनता को क्या सिखा रही है, बल्कि ये सवाल रह जाएगा कि कौन इसे अफोर्ड कर सकता है। इसके साथ साथ BBC की आजादी भी खतरे में दिख रही है। लेख बताता है कि हाल के सालों में सरकार ने BBC पर दबाव बनाया है, जैसे फंडिंग रोकना, अपने पसंद के लोग बोर्ड में बिठाना। रॉबी गिब जैसे लोग जो पहले से कंजर्वेटिव सरकार के नजदीक थे, अब BBC के अंदर रिपोर्टिंग की दिशा तय कर रहे हैं। ये बात BBC की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। एक और बड़ी चुनौती है आज का डिजिटल जमाना, जहां हर तरफ सोशल मीडिया का शोर है, फेक न्यूज है, गुस्से और अफवाहों की बाढ़ है। ऐसे वक्त में BBC जैसे प्लेटफॉर्म का होना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि ये अब भी भरोसे और सच्चाई की पहचान है। लेख कहता है कि अब जरूरत है, जैसे 1977 में आनन कमेटी ने ब्रिटिश मीडिया को नया रूप दिया था, वैसे ही आज एक नई समीक्षा हो जो BBC को दोबारा मजबूत और जनता के लिए प्रासंगिक बना सके। अंत में गार्जियन का साफ कहना है, BBC कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, ये लोगों की आवाज है, लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर इसे बचाना है तो इसे बाजार में नहीं, जनता के भरोसे चलाना होगा। अल जजीरा का लेख बड़ी बात कहता है कि अब इजराइल उस जमीन पर लड़ाई हार रहा है जहां वो कभी सबसे मजबूत हुआ करता था, कहानी की जमीन।
अब युद्ध मैदान से ज्यादा तस्वीरों, वीडियो और मोबाइल कैमरों पर लड़ा जा रहा है और वहां गजा की खून से सनी सच्चाई रोज दुनिया के सामने आ रही है। वो सच्चाई जो कभी छिपा दी जाती थी, अब एप्स और एल्गोरिदम के जरिए घर घर पहुंच रही है। लीक साफ कहता है कि अब इजराइल की ताकत और छवि बिखर रही है, क्योंकि अब दुनिया वही देख रही है जो गजा की आंखें दिखा रही हैं, ना कि वो जो इजराइल के नेता बताना चाहते हैं। यही वजह है कि ये सवाल इजराइल के अंदर से भी उठ रहे हैं और पश्चिमी देशों के नेता भी दबाव में हैं, क्योंकि उनके वोटर अब सिर्फ प्रेस रिलीज नहीं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर बर्बादी देख रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जहां पहले बिना सवाल के समर्थन मिलता था, वहां अब हथियार सौदों पर भी पुनर्विचार हो रहा है। लेकिन एक और तीखी बात करता है कि इजराइल अब कैमरे से डरता है। उसकी सेना अब अपने ही सैनिकों को चेतावनी दे रही है कि तस्वीरें मत लो, वीडियो मत बनाओ, क्योंकि यही सबूत बन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में और कई इजरायली नागरिक विदेशों में ऐसे मामलों से भाग रहे हैं। लेख का मूल संदेश ये है कि अब सिर्फ गोलियों से युद्ध नहीं जीते जाते, अब वो हार रहे हैं जो सच्चाई से डरते हैं। इजराइल अब ऐसी दुनिया में लड़ रहा है जहां हर आदमी की एक गवाह है और उसका कैमरा गवाही दे रहा है, और यही इजराइल की सबसे बड़ी हार है। वो अब आंखों की नजर और दिल की संवेदना से जंग हार रहा है। बीबीसी में प्रकाशित फीचर का सार है कि गॉसिप यानी चुगली या दूसरों की बातें करना महज हल्की फुल्की या गलत आदत नहीं है, बल्कि ये इंसानी समाज के बुनियादी व्यवहारों में से एक है जिसका गहरा सामाजिक महत्व है। रिपोर्ट बताती है कि गॉसिप केवल बुराई करना नहीं है, बल्कि किसी की प्रतिष्ठा या सामाजिक छवि से जुड़ी कोई भी बात साझा करना गॉसिप कहलाता है। और ये बातचीत सामने भी हो सकती है, पीठ पीछे भी। मानव विज्ञानी मानते हैं कि हर संस्कृति में, चाहे वो गांव हो या शहर, गॉसिप एक आम व्यवहार है। इसे केवल अफवाह या चरित्र हनन से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि कई बार यह सामाजिक समझ, संबंध बनाने और समूह के भीतर सहयोग बढ़ाने का जरिया भी बनता है। प्रोफेसर रॉबिन डनबार के मुताबिक जैसे बंदर आपस में ग्रूमिंग करके रिश्ता मजबूत करते हैं, वैसे ही इंसानों में गॉसिप सामाजिक बंधन बनाने का आधुनिक तरीका है। रिसर्च से यह भी साबित हुआ है कि जो लोग एक साथ गॉसिप करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, सोच में समानता पाते हैं और आपसी सहयोग भी बढ़ता है। यानी गॉसिप में भावनात्मक जुड़ाव की क्षमता है। लेकिन रिपोर्ट ये भी चेतावनी देती है कि नकारात्मक या झूठी गॉसिप से किसी की सामाजिक छवि को गहरी चोट लग सकती है। इससे न सिर्फ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग अक्सर गॉसिप का इस्तेमाल अपनी छवि बनाने या दूसरों की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। ये सामाजिक ताकत और नियंत्रण का जरिया बन जाता है। रिपोर्ट में पॉडकास्टर कैलेसी मैकेनी का अनुभव भी शामिल है। वो मानती हैं कि एक मजेदार गॉसिप अनजान लोगों को भी जोड़ सकती है। कोविड के दौरान जब लोग अलग थलग थे, तब गॉसिप जैसे किस्सों ने लोगों के बीच एक सामाजिक गर्माहट बनाए रखी। उनके मुताबिक गॉसिप भले ही जोखिम लिए हों, लेकिन ये दुनिया को देखने का हमारा नजरिया तय करती है। अंत में लेख ये समझाता है कि गॉसिप कोई छोटी या तुच्छ चीज नहीं, बल्कि एक जटिल और गहराई वाला व्यवहार है। ये हमें बताता है कि हम किसे समाज में स्वीकार करते हैं, किसे नहीं, और किसे मदद के काबिल समझते हैं। यह हमारी सामाजिक संरचना और रिश्तों का हिस्सा है, और इसे सिर्फ बुराई कहकर खारिज करना एक बड़ी समझ की चूक होगी। द हिंदू के संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 देशों की यात्रा को केवल कूटनीतिक दौरे के रूप में नहीं, बल्कि भारत की एक व्यापक रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा गया है, जो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के साथ बराबरी और सहयोग पर आधारित नया वैश्विक तंत्र खड़ा करना चाहता है। संपादकीय का मूल भाव ये है कि मोदी की घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्राएं एक साझा उद्देश्य को लेकर की गई हैं। ये उद्देश्य है विकासशील देशों को सस्ती दवा, वैक्सीन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में भारत की मदद और साझेदारी देना। घाना को वैक्सीन हब बनाने की बात हो या त्रिनिदाद में जेनरिक दवाओं की पहुंच बढ़ाने का समझौता, इन पड़ावों से ये संदेश साफ है कि भारत अब एक भरोसेमंद, सक्षम और सहानुभूतिपूर्ण साथी बनकर उभरना चाहता है। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि ये दौरे महज आर्थिक या व्यापारिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक, सांस्कृतिक साझेदारी को दोबारा स्थापित करने की भी कोशिश है। जैसे त्रिनिदाद में मोदी ने भारतीय मूल के नेताओं और प्रवासियों का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों को भारत का गर्व कहा। इससे ये भी जाहिर होता है कि मोदी सरकार प्रवासी भारतीयों को भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में कैसे देखती है।
एक दिलचस्प पहलू ये है कि इन देशों के साथ भारत का साझा उपनिवेशी अतीत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत भी एक गहरा जुड़ाव बनाती है। संपादकीय साफ करता है, ये दौरा पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि उस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है जो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था से इतर एक ज्यादा समावेशी, समानता आधारित और संवेदनशील व्यवस्था की मांग करता है, जहां छोटे और विकासशील देशों की आवाज भी उतनी ही अहम मानी जाए। कुल मिलाकर द हिंदू इस यात्रा को भारत की वैश्विक कूटनीति की दिशा में एक नए आत्मविश्वास और नेतृत्व की अभिव्यक्ति मानता है। एक ऐसा नेतृत्व जो सहयोग, समावेश और साझा जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित है और जो ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ की बजाय ग्लोबल साउथ की ओर बढ़ना चाहता है। जनसत्ता के संपादकीय में बिहार में हाल के दिनों में हुई हत्याओं और बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता जताई गई है। लेख साफ तौर पर कहता है ये घटनाएं राज्य सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। संपादकीय बताता है कि बीते 2-3 दिनों में पटना जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि कुछ साल पहले इसी कारोबारी के बेटे की भी हत्या हो चुकी थी। इससे भी चौंकाने वाली घटना सीवान जिले में हुई, जहां 5 लोगों को सरेआम तलवार से काटा गया, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे उदाहरण ये दिखाते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं और राज्य की पुलिस व कानून व्यवस्था किस कदर लाचार दिख रही है। लेकिन सवाल उठाता है कि जब घटनाएं बेहद सुरक्षित कहे जाने वाले इलाकों में भी हो रही हैं, तब आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद रखे। नीतीश कुमार की सरकार लंबे वक्त से सत्ता में है, ऐसे में अब ये कहना कि वर्तमान हालात किसी पुराने जंगल राज की छाया है, सिर्फ बचाव में बात घुमाना है। संपादकीय का भाव ये है कि अब सुशासन का दावा सिर्फ कागजी और प्रचार तक सीमित रह गया है। जब अपराध बेलगाम हो, हत्या आम बात बन जाए और सरकार सिर्फ अतीत की सरकारों की कमियां गिनाए, तो फिर ये किस तरह का शासन माना जाएगा। साफ है, जनसत्ता सरकार से जवाब मांग रहा है, सिर्फ बहाने नहीं, जमीनी बदलाव चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.